ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना अक्सर एक बहुत घने और डरावने जंगल की तरह देखा जाता है। मतलब हर तरफ रिएक्शंस की उलझी हुई लताएं हैं, एक्सेप्शंस के कांटे हैं और रिएजेंट्स के छुपे हुए गड्ढे हैं। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, बाहर से देखने पर लगता है कि बस रटते जाना है और बस उम्मीद करनी है कि नीट के एग्जाम में सही रास्ता मिल जाए। ये एक ऐसा एकेडमिक जंगल है ना जहाँ बिना नक्शे के खो जाना बहुत ही आम बात है। अक्सर लोग रिएक्शंस को आइसोलेट करके रटने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है ना। बहुत बड़ी गलती है। इंसान का दिमाग मतलब इतनी सारी रैंडम इन्फॉर्मेशन को बिना किसी लॉजिकल फ्रेमवर्क के स्टोर कर ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर गहराई से विचार किया जाए तो ये जंगल दरअसल एक बहुत ही वेल प्लान्ड शहर है। मेरा मतलब है कि अगर इस शहर की स्ट्रीट्स, इसके ट्रैफिक रूल्स और इसके अंडरलाइंग पैटर्न्स को समझ लिया जाए तो खोने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एग्जैक्टली। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण का, इस डीप डाइव का मकसद बिल्कुल यही है। हमारे पास एनसीईआरटी का हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर है। बहुत ही हाई वेटेड चैप्टर है। बहुत ज्यादा। तो इस चैप्टर के एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को सिर्फ रटने के बजाय हम उनके मैकेनिज्म्स और पैटर्न्स को डीकोड करेंगे। नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये एक बेहद स्मार्ट ऑडियो रिवीजन होने वाला है। जहां एक्सेप्शंस के पीछे का विज्ञान हम समझेंगे। बिल्कुल। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटने से ज्यादा ना पैटर्न्स को समझना जरूरी है। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, अगर ये समझ लिया जाए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे मॉलिक्यूल्स की शेप और रिएक्टिविटी तय करता है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मूव करती है, तो रिएक्शंस खुद ब खुद लॉजिकल लगने लगते हैं। तो शुरुआत सबसे बुनियादी और स्टेबल मॉलिक्यूल से करते हैं, यानी एल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। राइट। एनसीईआरटी में एल्केन्स बनाने की कुछ बेहतरीन प्रिपरेशन ट्रिक्स दी गई हैं। सबसे पहले वर्ट्स रिएक्शन पर नजर डालते हैं। बहुत ही क्लासिक रिएक्शन है। हाँ, अल्काइल हैलाइड्स को सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। मैं इसे एक मिरर की तरह देखती हूँ जो कार्बन चेन को डबल कर देती है। सही एनालॉजी है। जैसे मिथाइल ब्रोमाइड लेने पर ईथेन प्राप्त होता है और इथाइल ब्रोमाइड लेने पर ब्यूटेन बनता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। जी बताइए। अगर प्रोपेन जैसी ऑड नंबर कार्बन चेन बनानी हो तो क्या ये रिएक्शन फेल हो जाती है? मतलब मुझे लगता है कि रेडिकल्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बन जाता होगा। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है आपका। वर्ड्स रिएक्शन सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए तो एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन जब हम प्रोपेन बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें 3 कार्बन होते हैं, हाँ, तो हमें 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड्स की आवश्यकता होती है, एक मिथाइल हैलाइड और एक इथाइल हैलाइड। अब रिएक्शन मिक्सचर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ओहो, तो वो आपस में भी रिएक्ट करेंगे? बिल्कुल। मिथाइल रेडिकल खुद के साथ रिएक्ट करके इथेन बनाएगा, इथाइल रेडिकल खुद के साथ रिएक्ट करके ब्यूटेन बनाएगा, और सिर्फ कुछ रेडिकल्स आपस में मिलकर हमारा टारगेट यानी प्रोपेन बनाएंगे। अरे बाप रे, ये तो वैसा ही हुआ जैसे एक बैग में अलग-अलग रंग के लेगो ब्लॉक्स डाल दिए जाएं। हाँ, एकदम सही एग्जाम्पल है। मतलब हमें सिर्फ लाल और नीले का कॉम्बिनेशन चाहिए, लेकिन बैग से लाल लाल और नीले नीले जोड़े भी भारी मात्रा में निकलेंगे। हाँ। जिन्हें अलग करना एक बड़ा सरदर्द है। और रासायनिक स्तर पर यह सरदर्द इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इन एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से इन्हें अलग करना लगभग असंभव हो जाता है। इसीलिए ऑड कार्बन नंबर वाले एल्केन्स बनाने के लिए वॉट्स रिएक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वाओ, ये नीट के लिए बहुत तगड़ा पॉइंट है। अच्छा, दूसरी प्रिपरेशन ट्रिक जो काफी दिलचस्प है वो है डीकार्बोक्सिलेशन। हाँ, स्टेप डाउन रिएक्शन। बिल्कुल। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडियम सॉल्ट्स को सोडा लाइम के साथ हीट किया जाता है, मतलब NaOH और CaO का मिक्सचर। यहाँ रिएक्टेंट के मुकाबले प्रोडक्ट में एक कार्बन कम हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। हाँ, तो कार्बन चेन को छोटा करने के लिए डीकार्बोक्सिलेशन एक बहुत ही उपयोगी टूल है ना। बहुत ज्यादा। जैसे सोडियम एसिटेट है जिसमें 2 कार्बन होते हैं, उसका डीकार्बोक्सिलेशन करने पर मीथेन प्राप्त होता है जिसमें सिर्फ एक कार्बन है। सही। और यहाँ CaO का जो उपयोग है ना, वो NaOH को ड्राई रखने और रिएक्शन को थोड़ा माइल्ड बनाने के लिए किया जाता है।
नीट एग्जाम्स में कन्वर्जन क्वेश्चंस हल करते समय ये रिएक्शन बहुत काम आती है। कन्वर्जन्स में कार्बन कम करना हो तो सीधा सोडा लाइम डाल दो। अब एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, यहाँ से नीट में सीधा क्वेश्चन बनता है। आइसोमेरिज्म और बॉइलिंग पॉइंट का संबंध। एग्जैक्टली ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि मॉलिक्यूल्स में ब्रांचिंग बढ़ने से एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जैसे एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट आइसोपेंटेन से ज्यादा होता है और आइसोपेंटेन का नियोपेंटेन से ज्यादा। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका कारण मॉलिक्यूल्स के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन है, जो ब्रांचिंग की वजह से कमजोर पड़ जाता है। आप करीब हैं। इसके पीछे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस और सरफेस एरिया का सिद्धांत काम करता है। मतलब वैंडरवॉल फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के सरफेस एरिया पे निर्भर करते हैं। अच्छा, तो एन पेंटेन लंबी चेन है, इसलिए टेम्पररी डाइपोल्स मजबूत होते हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और जब ब्रांचिंग होती है तब क्या होता है? जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है ना, मॉलिक्यूल का आकार सिकुड़कर स्फेरिकल होने लगता है। अब नियोपेंटेन का आकार काफी हद तक स्फेरिकल होता है। और समान वॉल्यूम के लिए स्फीयर्स का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। बिल्कुल सही पकड़ा। जब सरफेस एरिया घटता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच कांटेक्ट एरिया कम हो जाता है, वैंडरवॉल्स फोर्सेस कमजोर पड़ जाते हैं और परिणाम स्वरूप बॉइलिंग पॉइंट गिर जाता है। ये पूरी तरह से लॉजिकल है। सरफेस एरिया कम तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम और लिक्विड को गैस में बदलना आसान। अब केमिकल रिएक्शंस पर आते हैं। एल्केन्स को आमतौर पर इनर्ट ही होते हैं। हाँ, लेकिन फ्री रेडिकल हैलोजनेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है जो विशेष रूप से यूवी लाइट की उपस्थिति में होती है। इसमें इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन के स्टेप्स होते हैं। सही कहा। इनिशिएशन स्टेप में यूवी लाइट हैलोजन मॉलिक्यूल में होमोलिटिक क्लीवेज करवाती है, जिससे फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं और फिर चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। हाँ, फिर प्रोपगेशन स्टेप शुरू होते हैं, जहां हैलोजन रेडिकल एल्केन से हाइड्रोजन निकालता है और एक नया एल्काइल रेडिकल बनाता है। ये चेन रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक सारे हाइड्रोजन्स रिप्लेस ना हो जाएं। या फिर टर्मिनेशन स्टेप में रेडिकल्स आपस में जुड़कर रिएक्शन को समाप्त ना कर दें। बिल्कुल। अच्छा, एल्केन्स के सेक्शन में एक और रिएक्शन है जो मुझे काफी सरप्राइजिंग लगती है, और अरोमेटाइजेशन। रिफॉर्मिंग बहुत जबरदस्त रिएक्शन है। हाँ, मतलब अगर 6 कार्बन वाले स्ट्रेट चेन एन हेक्सेन को V2O5, MO2O3 या Cr2O3 कैटलिस्ट के साथ 773 के और 1020 atm प्रेशर पर हीट किया जाए तो वो सीधा बेंजीन बन जाता है। सीधा रिंग बन जाती है। वही तो, स्ट्रेट चेन से सीधा एरोमेटिक रिंग का बनना एलिफैटिक केमिस्ट्री से एरोमेटिक केमिस्ट्री में प्रवेश करने का एक शानदार तरीका है। इसे रिफॉर्मिंग इसीलिए कहते हैं। उच्च तापमान और कैटलिस्ट की उपस्थिति में मॉलिक्यूल का डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन होता है। मतलब पहले हाइड्रोजन निकलता है और फिर मॉलिक्यूल साइक्लाइज होकर रिंग बना लेता है। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब एल्कीन्स की स्टेबल सिंगल बॉन्ड वाली दुनिया से आगे बढ़कर एल्कीन्स की ओर चलते हैं, जहां डबल बॉन्ड्स आते हैं। हाँ, यहाँ हाइड्रोजन्स कम होते हैं, कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है और रिएक्टिविटी अचानक से बढ़ जाती है। और ये रिएक्टिविटी बढ़ने का मुख्य कारण पाई बॉन्ड की प्रकृति है। वो कैसे? देखिए, सिग्मा बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर मजबूती से बंधा होता है, लेकिन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का एक एक्सपोज्ड क्लाउड होता है जो प्लेन के ऊपर और नीचे फैला रहता है। मतलब इजीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बिल्कुल, और यही एक्सपोज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल्स को आकर्षित करती है। समझ गई। अब एल्कीन्स बनाने के प्रिपरेशन मेथड्स में नीट का एक बहुत ही कॉमन शॉर्टकट छुपा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से जुड़ा है। आप लिंडलार्स कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, एल्काइन्स से एल्कीन्स बनाते समय अगर लिंडलार्स कैटलिस्ट का उपयोग किया जाए, यानी पैलाडिएट चारकोल डीएक्टिवेटेड विद पॉइजन्स, तो हमें सिस एल्कीन प्राप्त होता है। हमेशा सिस मिलेगा। लेकिन अगर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया का उपयोग करें, जिसे बर्च रिडक्शन कहते हैं, तो ट्रांस एल्कीन मिलता है। एकदम सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि लिक्विड अमोनिया वाले रिएक्शन में कोई रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है जहां रिपल्शन को कम करने के लिए ग्रुप्स एक दूसरे से दूर यानी ट्रांसपोजिशन में चले जाते हैं। क्या मैं सही सोच रही हूँ? ये परिकल्पना बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ। लिंडलार्स कैटलिस्ट जो है ना, वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का उदाहरण है।
ये एक सॉलिड सरफेस प्रदान करता है जिस पर एल्काइन आकर बैठ जाता है। अच्छा, तो हाइड्रोजन सिर्फ एक ही तरफ से ऐड हो सकते हैं। एग्जैक्टली इसे सिन एडिशन कहते हैं, जिससे सिस ज्योमेट्री मिलती है। दूसरी ओर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एक होमोजीनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म मैकेनिज्म है, जिसमें रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट बनता है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल ट्रांस ज्योमेट्री ग्रहण कर लेता है, जहां भारी ग्रुप्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। वाओ, मैकेनिज्म समझ आ जाए तो रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं बचती। अब एल्कीन्स के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और मार्कोवनिकोव्स रूल। नीट का सबसे फेवरेट टॉपिक। सच में, एसिमेट्रिकल एल्कीन्स में रिएक्शन का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाता है जहां हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं, जिसे हम मार्कोवनिकोव एडिशन कहते हैं। राइट। तो इसका सीधा कनेक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से होना चाहिए ना। 3 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, शायद हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। बिल्कुल सही। जब एल्केन का पाई बॉन्ड टूटता है और इलेक्ट्रोफाइल जैसे H+ जुड़ता है तो एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। और रसायन विज्ञान का उसूल है कि प्रतिक्रियाएं हमेशा सबसे स्टेबल रास्ते से होकर गुजरती हैं। तो 3 डिग्री सबसे स्टेबल रास्ता है। हाँ, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन में आसपास ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होते हैं जो +I इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। तो रिएजेंट का एडिशन इस तरह से होता है कि बीच में सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बने। और जब स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाता है तो नेगेटिव पार्ट जैसे हैलाइड आयन उसी कार्बन पर आके जुड़ जाता है। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ही इस रिएक्शन की दिशा तय करती है। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक्सेप्शन की बारी। हाँ, एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन या पेरोक्साइड इफेक्ट, जिसे खराश इफेक्ट भी कहा जाता है, ये नीट एग्जामिनर्स का बेहद पसंदीदा एक्सेप्शन है। यहाँ मार्कोवनिकोव रूल पूरी तरह पलट जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। लेकिन ये एक्सेप्शन सिर्फ HBr के साथ दिखता है, HCl या HI के साथ नहीं। ऐसा क्यों? क्या इसका कारण हैलोजेंस का साइज और उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है? मतलब HCl का बॉन्ड टूटना काफी मुश्किल होता होगा? आप एकदम सही ट्रैक पर हैं। ये थर्मोडायनामिक्स का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जब पेरोक्साइड उपस्थित होता है तो रिएक्शन कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के बजाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आगे बढ़ता है। अच्छा, मैकेनिज्म ही बदल गया। हाँ, अब HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत अधिक होती है, करीब 430.5 किलोजूल मोल। इसलिए पेरोक्साइड फ्री रेडिकल उसे तोड़ नहीं पाता और रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाती। और HI के केस में क्या होता है? उसका बॉन्ड तो कमजोर होता है ना? HI का बॉन्ड बहुत कमजोर होता है, वो आसानी से टूट तो जाता है, लेकिन आयोडीन रेडिकल्स एल्कीन पर अटैक करने के बजाय आपस में ही जुड़कर I2 गैस बना लेते हैं। ओह, यानी HI के मामले में प्रोपगेशन स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है। सही कहा। केवल HBr ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी बॉन्ड एनर्जी एकदम सही बैलेंस में होती है। इसके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के दोनों प्रोपगेशन स्टेप्स एक्सोथर्मिक होते हैं। अच्छा, इसीलिए सिर्फ HBr पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाता है और एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बनाता है। एल्कीन्स के सेक्शन में ओजोनोलिसिस रिएक्शन का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। हाँ, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। मैं ओजोनोलिसिस को एक मॉलिक्यूलर सॉर्ड या तलवार की तरह देखती हूँ, जो डबल बॉन्ड को बीच से काट देती है और दोनों कटे हुए सिरों पर एक एक ऑक्सीजन एटम लगा देती है। ये एनालॉजी मैकेनिज्म्स को याद रखने के लिए बहुत प्रभावी है। ओजोनोलिसिस का मुख्य उपयोग अननोन मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड की पोजीशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें पहले ओजोनाइड इंटरमीडिएट बनता है ना? हाँ, पहले ओजोनाइड बनता है और फिर जिंक और वाटर की उपस्थिति में रिडक्टिव क्लीवेज होता है। और यहाँ जिंक का उपयोग सिर्फ रिएक्शन को तेज करने के लिए नहीं होता, इसका एक बहुत ही विशिष्ट कारण है। क्या आप बता सकती हैं? जिंक H2O2 को डिस्ट्रॉय करता है। अगर जिंक ना हो तो H2O2 बने हुए एल्डिहाइड्स को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बदल देगा। बिल्कुल, जिंक रिएक्शन को एल्डिहाइड या कीटोन स्टेज पर ही रोक देता है। चलिए अब डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की ओर बढ़ते हैं, एल्काइंस, जहां sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। हाँ, और 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल बनता है। यहाँ सिर्फ पाई बॉन्ड्स की संख्या ही नहीं बढ़ती, बल्कि मॉलिक्यूल का पूरा रासायनिक व्यवहार बदल जाता है, विशेषकर उसका एसिडिक नेचर। टर्मिनल एल्काइंस बहुत एसिडिक होते हैं, जैसे एथाइन। मैं S कैरेक्टर को एक शक्तिशाली चुंबक की तरह इमेजिन करती हूँ।
sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% s कैरेक्टर होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। हाँ, और चूंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ताकत से होल्ड करता है। और इसी वजह से CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, जिससे हाइड्रोजन आसानी से H+ यानी प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल सकता है। तो इसी एसिडिक नेचर के कारण टर्मिनल एल्काइन स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, जैसे सोडियम मेटल या सोडामाइड NaNH2 के साथ रिएक्ट करके ये सोडियम एसिटिलाइट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और एल्कीन्स ये रिएक्शन नहीं देते। इसलिए ये एल्काइंस को पहचानने का एक बेहतरीन केमिकल टेस्ट है। ये टेस्ट नीट के प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत आता है। अच्छा, एल्काइंस के केमिकल रिएक्शंस में हाइड्रेशन यानी वाटर एडिशन भी काफी रोचक है। हाँ, ये एल्कीन से थोड़ा अलग है। वही तो, एल्कीन्स में तो वाटर आसानी से ऐड हो जाता है, लेकिन एल्काइंस का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए हमें HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 की जरूरत पड़ती है। कुचरॉव्स रिएक्शन। हाँ, यहाँ पानी जुड़ने पर पहले एक अनस्टेबल इनॉल बनता है, मतलब एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड और OH ग्रुप। और चूंकि नेचर को इंस्टेबिलिटी पसंद नहीं है, इसलिए तुरंत एक रीअरेंजमेंट होता है, जिसे टॉटमराइजेशन कहते हैं। तो इनॉल कन्वर्ट होके क्या बनता है? इनॉल कन्वर्ट होकर एक स्टेबल कार्बोनाइल कंपाउंड में बदल जाता है, यानी एल्डिहाइड या कीटोन में। इसके पीछे भी थर्मोडायनामिक्स का ही खेल है। इनॉल फॉर्म अनस्टेबल है और कार्बोनाइल कंपाउंड स्टेबल है, क्योंकि C+O पाई बॉन्ड C+C पाई बॉन्ड की तुलना में ज्यादा थर्मोडायनामिकली स्टेबल होता है। केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। बिल्कुल। एल्काइंस हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस मॉलिक्यूल्स तक पहुंचने का रास्ता भी देते हैं। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। एग्जैक्टली। अगर इथाइन गैस को 873 K पर रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारा जाए तो 3 इथाइन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर बेंजीन बना लेते हैं। ये बहुत ही मैजिकल रिएक्शन लगती है देखने में। सच में, लिनियर मॉलिक्यूल्स का एक परफेक्ट रिंग में बदल जाना वास्तव में एक अद्भुत रासायनिक घटना है। ये एलिफैटिक से एरोमेटिक रसायन विज्ञान में प्रवेश करने का सीधा मार्ग है। बेंजीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केंद्र बिंदु है और इसकी स्टेबिलिटी का रहस्य एरोमेटिसिटी में छिपा है। तो अब इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के रहस्य पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बेंजीन रिंग इतनी स्पेशल क्यों है? इसका उत्तर हकल्स रूल में मिलता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है और उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एरोमेटिक होगा। हाँ, और असाधारण रूप से स्टेबल होगा। बेंजीन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जहां n के वैल्यू 1 है, जो रिंग के ऊपर और नीचे एक निरंतर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में घूमते रहते हैं। वाओ! ये डिलोकलाइजेशन एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन को अत्यधिक स्थिरता प्रदान करती है। तो इस एक्सट्रीम स्टेबिलिटी का नतीजा ये होता है कि बेंजीन एल्कीन्स की तरह एडिशन रिएक्शंस नहीं देता है ना? बिल्कुल नहीं देता। क्योंकि अगर बेंजीन एडिशन रिएक्शन देगा तो उसकी कॉन्टिन्यूअस पाई इलेक्ट्रॉन रिंग टूट जाएगी और वो अपनी रेजोनेंस एनर्जी खो देगा। एग्जैक्टली। अपनी एरोमेटिसिटी को बरकरार रखने के लिए ही बेंजीन मुख्य रूप से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रोफाइल्स को आकर्षित करता है। इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर हमला करता है, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है, यानी सब्स्टिट्यूट करता है, और रिंग की एरोमेटिसिटी अछूती रहती है। बहुत ही सटीक विश्लेषण है। इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ना नाइट्रेशन का मैकेनिज्म मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगता है। वो एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, बेंजीन को नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, जो कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 का मिक्सचर है। यहाँ एसिडिटी के रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं। यह बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब नाइट्रिक एसिड HNO3 सामान्यतः एक एसिड है, लेकिन इस रिएक्शन में H2SO4 एक एसिड की तरह काम करता है और HNO3 एक बेस की तरह काम करता है। यह ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए, H2SO4 HNO3 की तुलना में ज्यादा मजबूत एसिड है। उसका pK कम होता है। ये H2SO4 अपना प्रोटॉन HNO3 को डोनेट कर देता है। HNO3 उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालता है, जो एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है।
और पीछे क्या बचता है? पीछे बचता है नाइट्रोनियम आयन यानी NO2+। ये NO2+ ही वो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। वाओ, कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ तय करता है। HNO3 भी बेस बन सकता है अगर उसके सामने उससे ज्यादा शक्तिशाली एसिड मौजूद हो। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने वाली एक और रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसिलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एनहाइड्रस AlCl3 का उपयोग किया जाता है। AlCl3 एक लुईस एसिड है जिसका अष्टक अधूरा होता है। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण AlCl3 एल्किल हैलाइड से हैलोजन को खींच लेता है और पीछे एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बोकेटायन छोड़ देता है, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ, जब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करता है तो इंटरमीडिएट के रूप में एरिनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। sp2 से बदलकर sp3 हो जाता है। इसका मतलब है कि रिंग का डीलोकलाइजेशन टूट जाता है और एरोमेटिसिटी कुछ देर के लिए नष्ट हो जाती है। हाँ, वो एक हाई एनर्जी इंटरमीडिएट स्टेट है, लेकिन ये स्थिति लंबे समय तक नहीं रहती। फिर क्या होता है? AlCl4- आयन तुरंत आकर एक प्रोटॉन खींच लेता है, कार्बन वापस sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है और बेंजीन की बहुमूल्य एरोमेटिसिटी वापस रेस्टोर हो जाती है। एरोमेटिसिटी का टूटना और फिर से जुड़ना रिएक्शंस को समझने का एक शानदार तरीका है। अब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस पर आते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स का प्रभाव। हाँ, अगर बेंजीन रिंग पर पहले से ही कोई ग्रुप मौजूद हो तो वो आने वाले नए इलेक्ट्रोफाइल की दिशा तय करता है। बिल्कुल करता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जैसे OH, CH3, NH2 रिंग में इलेक्ट्रॉन्स पंप करते हैं। +R इफेक्ट के जरिए ये ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, विशेषकर ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर। और इसके विपरीत डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे NO2, CN, COOH। हाँ, ये -R इफेक्ट के माध्यम से रिंग से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं। ये ग्रुप्स ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम कर देते हैं कि मेटा पोजीशन, जो अपेक्षाकृत कम प्रभावित होती है, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए सबसे उपयुक्त जगह बन जाती है। अच्छा, इसलिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन मौजूद है, हैलोजेंस, मतलब -Cl, -Br। ये नीट परीक्षाओं के लिए सबसे बड़ा ट्रैप है। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनते हैं। मैं हैलोजेंस को एक ऐसे गेटकीपर की तरह देखती हूँ जो किसी को अंदर जाने से रोकता है, मतलब डीएक्टिवेटिंग है। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती अंदर चला ही गया तो उसे सीधे सबसे बेहतरीन सीट्स यानी ऑर्थो या पैरा पर भेज देता है। ये एनालॉजी हैलोजेंस के दोहरे चरित्र को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट दिखाते हैं, यानी इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, सिग्मा बॉन्ड्स के जरिए वो रिंग से इलेक्ट्रॉन्स खींचकर उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं, जिससे ओवरऑल रिएक्शन स्लो हो जाती है। लेकिन उनके पास लोन पेयर्स भी तो होते हैं। बिल्कुल, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ ही जाता है तो हैलोजेंस रेजोनेंस यानी +R इफेक्ट के जरिए अपने लोन पेयर्स रिंग में डोनेट करते हैं। और ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। हाँ, विशेषकर जब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को सही दिशा दिखाता है। इसीलिए ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद हैलोजेंस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। एकदम सही। इंडक्टिव इफेक्ट विरोध करता है और रेजोनेंस इफेक्ट दिशा तय करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये मैकेनिज्म्स और एक्सेप्शंस ही इसे इतना अनप्रिडिक्टेबल और लॉजिकल बनाते हैं। बिल्कुल। एल्केन्स की स्टेबिलिटी से लेकर एल्केन्स की रिएक्टिविटी, एल्काइंस के एसिडिक नेचर और बेंजीन रिंग के रेजोनेंस तक के इस पूरे सफर में केमिस्ट्री सिर्फ रिएक्शंस का एक समूह नहीं बल्कि पैटर्न्स का एक बहुत ही खूबसूरत विज्ञान नजर आती है। सही कहा आपने। पर इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एनसीईआरटी सोर्सेज में उल्लिखित एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर ध्यान देना आवश्यक है। वो क्या है? कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। जब 2 या 2 से अधिक बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिन्हें पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, जैसे कि एंथ्रासीन या फिनैंथ्रेनीन के डेरिवेटिव्स, तो वे बेहद जहरीले और कार्सिनोजेनिक हो जाते हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर पैदा करने वाले? हाँ।
लेकिन सिर्फ रिंग्स के जुड़ने मात्र से मॉलिक्यूल्स इतने खतरनाक कैसे हो जाते हैं? जब ये फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स मानव शरीर में प्रवेश करते हैं ना, तो शरीर के बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्हें ऐसे रिएक्टिव एपॉक्साइड्स या इंटरमीडिएट्स में बदल देते हैं जिनका आकार हमारे डीएनए के बेस पेयर्स के बीच फिट होने के लिए एकदम सही होता है। ओह माय गॉड। वे डीएनए के बीच में इंटरकैलेशन कर लेते हैं। इससे डीएनए का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे सेल म्यूटेशन और अंततः कैंसर हो सकता है। ये तो बहुत डरावना है। और आपको पता है, तंबाकू के धुएं में या कोयले के अपूर्ण दहन पर ऐसे ही पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स उत्पन्न होते हैं। वाओ, ये इस बात का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रमाण है कि केमिस्ट्री सिर्फ किताबों, व्हाइट बोर्ड्स और परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। मॉलिक्यूल्स के आकार, उनके बॉन्ड्स और उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का सीधा प्रभाव मानव जीव विज्ञान, डीएनए और अंततः पूरे जीवन पर पड़ता है। एक सिंपल बेंजीन रिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स का हिस्सा हो सकती है, लेकिन वही रिंग्स आपस में जुड़ जाएं तो डीएनए को नष्ट कर सकती हैं। यही रसायन विज्ञान की असली ताकत है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस और मैकेनिज्म्स सिर्फ रटने की चीजें नहीं हैं। यही वो गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर रिएक्शन की नींव रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से स्टूडेंट्स को काफी क्लैरिटी मिली होगी। Practice AI predicted questions from this chapter on Paper Predict to boost your NEET score.